Good morning, everyone. Myself, Sahaban Arshad, PGT in Chemistry, St. Joseph Public School, Tonk. So we had discussed in our last class surface chemistry and adsorption. हमने सरफेस केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियोस में, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन को डिस्कस कर लिया था. ठीक है, हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था कि जब किसी सरफेस पर कुछ अदर पार्टिकल्स आकर के एक्यूमुलेट होते हैं या अटैच्ड होते हैं तो इस फिनोमिना को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, अब आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे. देखिए, जैसा कि हमें मालूम है एड्सॉर्प्शन के अंदर सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं. इस सरफेस जिसे हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं और द पार्टिकल्स जिन्हें हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, इनके बीच बनने वाले केमिकल रिएक्शन, इनके बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग हमने एड्सॉर्प्शन को दो तरह से डिवाइड किया है, दो तरह से क्लासिफाई किया है. तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन को हमने डिवाइड किया है किस बेसिस पे किया है? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच होने वाले इंटरेक्शन या केमिकल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, एड्सॉर्प्शन कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन. First one is physical adsorption and second one is chemical adsorption. Chemical adsorption. चलिए पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम एक और नाम से जानते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जब सरफेस के ऊपर यानी एड्सॉर्बेंट के ऊपर पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स अटैच करवाते हैं तो सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड हमेशा वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है. तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम अब एड्सॉर्बेंट बोल सकते हैं, और इसके ऊपर जो पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, द पार्टिकल्स विच आर गेटिंग अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, इन दोनों के बीच बनने वाला केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? ऑलवेज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बन रहे हैं तो इस तरह का एड्सॉर्प्शन क्या कहलाएगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाएगा. तो मैं बोल सकता हूं कि ओनली वीक इंटरेक्शंस या वीक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. ठीक है, अब जैसा कि इसमें साफ पता चल रहा है कि एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स और एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स के बीच में वीक बॉन्ड बन रहा है, यानी सरफेस से पार्टिकल्स अच्छे से अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड है या वीकली अटैच्ड है? तो आंसर होगा लूजली अटैच्ड है. क्यों? क्योंकि वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड बन रहा है. तो ऐसे में क्या ये इस जो पार्टिकल्स हैं इन्हें वापस रिमूव करना आसान हो गया, मुश्किल? हमें मालूम है वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड कैन बी इजीली डिसोसिएटेड. सो हम क्या कर सकते हैं? सरफेस जिसके ऊपर पार्टिकल्स अटैच हो गए हैं उन्हें आसानी से वापस से रिमूव कर सकते हैं. इट मींस ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा? इट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? जितनी आसानी से हमने पार्टिकल्स को एड्सॉर्बेंट पर अटैच किया उतनी ही आसानी से हम इन्हें वापस क्या कर सकते हैं? डी अटैच भी कर सकते हैं. अगर हम इनको डी अटैच करेंगे तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्टिकल्स को वापस डी अटैच करना क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन. इट मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगी? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विल बी हाई. ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जब बात होती है तो ये नेचर में नॉन स्पेसिफिक होता है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. यहां नॉन स्पेसिफिक से क्या मीनिंग है इसको समझिए थोड़ी देर. नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग होता है कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी एड्सॉर्बेंट सरफेस पर कोई से भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट आकर के अटैच हो सकते हैं. इट मींस
एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को किसी स्पेसिफिक सरफेस की जरूरत नहीं होती है आकर के अटैच होने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी किसी पर्टिकुलर एसेसरी को या किसी भी सब्सटेंस को हम कहीं रख देते हैं खुले के अंदर, तो उस पर आकर के डस्ट पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर पर इजीली जाके अटैच हो जाते हैं, चाहे वो हमारे व्हीकल्स हो या हमारे जो वॉल्स हो या हमारी स्किन हो, सब पर डस्ट पार्टिकल इजीली अटैच हो जाते हैं। इट मींस डस्ट पार्टिकल्स का अटैच होने के लिए कोई स्पेसिफिक सरफेस की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी सरफेस पर जाकर के अटैच हो सकते हैं। इट मींस नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, कोई से भी पार्टिकल्स किसी भी सरफेस पर जाकर अटैच होंगे तो ये नॉन स्पेसिफिक कहलाएंगे। नॉन स्पेसिफिक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स के बीच में कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी मैं लिख सकता हूं नो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन विल अकर। No proper chemical reaction will occur, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगी। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में टेम्परेचर रेज करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन की जगह क्या होने लगेगा? डिसॉर्प्शन होने लगेगा। पार्टिकल्स इस सरफेस को वापस से छोड़कर जाने लगेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है पार्टिकल्स और सरफेस के बीच बनने वाले वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्स। क्यों? वॉन्डरवॉल्स फोर्स जो है वो वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं, और अगर वीकेस्ट बॉन्ड है तो वो थोड़ा भी टेम्परेचर अगर हम रेज कर देंगे तो इस थोड़े ही टेम्परेचर पर अपने बॉन्ड को क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा। इट मींस ओनली लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड अगर हम हाई टेम्परेचर में फिजिकल एड्सॉर्प्शन कराने की कोशिश करेंगे तो एड्सॉर्प्शन की रेट अच्छी नहीं आ पाएगी। इट मींस ओनली लो टेम्परेचर is favorable for physical adsorption। या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को हाई करता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारी क्या होती जाएगी? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आगे देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, अगर हम एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स को अटैच करने के लिए कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है और पार्टिकल्स आसानी से अटैच हो जाते हैं। इट मींस इफ वी रेज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में हम जानेंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड से क्या मीनिंग है? सपोज कीजिए ये एक पर्टिकुलर सरफेस है और इस सरफेस पर पार्टिकल्स आकर के अटैच हो रहे हैं वाया वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आकर के अटैच हो गए, ठीक है। एक बार एक लेयर बन जाएगी, अदर पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाएगी सरफेस पर। उसके बाद भी एक लेयर बनने के बाद भी दूसरी लेयर और बन सकती है, तीसरी लेयर फिर बन सकती है, चौथी लेयर भी बन सकती है। इसका मतलब कि एक सिंगल लेयर बनने पर एड्सॉर्प्शन रुकेगा नहीं, उसके ऊपर और ज्यादा एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की लेयर चढ़ती जाएगी। इट मींस ये क्या हो गया? हम बोल सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हुए फिजिकल एड्सॉर्प्शन के। अब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन को अच्छे से डिस्कस किया है। जो कुछ फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हो रहा है उसका अपोजिट किसमें होगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में होगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन बोला, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरह के एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? जो एड्सॉर्बेंट सरफेस होती है, एड्सॉर्बेंट सरफेस पर
अटैच होने वाले पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से क्या मीनिंग है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से मीनिंग है या तो आयनिक बॉन्ड या फिर मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स और एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तब इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? अगर मैंने पार्टिकल्स को अटैच कर दिया तो क्या अब ये आसानी से डीअटैच हो जाएंगे? आसानी से डीअटैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मीनिंग ये है कि अब इन्हें वापस डीअटैच करना आसान नहीं होगा। इट सिंपली मीन्स इट इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि इसमें रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यानी कि पार्टिकल्स का वापस डीअटैच होने की जो रेट है वो हाई होगी या लो होगी? तो द आंसर इज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विल बी लो। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखना चाहेंगे कि अगर जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें क्या ये स्पेसिफिक होता है नेचर में या ये नॉन स्पेसिफिक होता है? तो ये नेचर में स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक इन नेचर। या मैं बोल सकता हूं कि एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन विल अकर बिटवीन सरफेस एंड पार्टिकल्स। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है नेचर में। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम हमारा बॉल पेन जिससे हम लिखते हैं, अगर हम हमारे बॉल पेन को किसी स्मूथ सरफेस पर अप्लाई करें, सपोज कीजिए इस बोर्ड के ऊपर ही अप्लाई कर दें, ये बोर्ड स्मूथ है काफी, या किसी ग्लास टॉप के ऊपर अगर हम अप्लाई करें, तो क्या वो बॉल पेन उस स्मूथ सरफेस पर लिख पाता है? क्या उसकी इंक उस स्मूथ सरफेस पर एड्सॉर्ब हो पाती है? आंसर है नहीं। कभी भी ग्लास पर अगर आप बॉल पेन को चलाकर देखेंगे या बोर्ड पर चला के देखेंगे तो ना के बराबर इसके ऊपर हम एड्सॉर्प्शन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उस इंक को या उस बॉल पेन को कागज के ऊपर लिखते हैं, पेपर के ऊपर लिखते हैं, तो बहुत स्मूथली वो एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इंक बहुत स्मूथली एड्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक है, जो हमारी इंक है, वो किसी पर्टिकुलर सरफेस पर ही जाकर के अटैच हो रही है, हर सरफेस पर जाकर के अटैच नहीं हो सकती। इट मींस ये नेचर में स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सरफेस के साथ ही केमिकल रिएक्शंस करते हैं, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम होगा कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए प्रॉपर केमिकल रिएक्शन जरूरी होती है। प्रॉपर केमिकल रिएक्शन से क्या मीनिंग है? यानी कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर and a proper chemical reaction will occur between surface and particles। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, केमिकल एड्सॉर्प्शन को कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में मालूम है कि हम रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के इस प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तब प्रोडक्ट के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। मुझे बताइए इसमें पहले क्या होगा? पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर है यस, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हमें पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इसीलिए इस प्रोसेस को हमेशा किसकी जरूरत होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि
इनिशियली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी रिएक्शन को, जिससे कि वो और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, यानी कि एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन दोनों पर ही प्रेशर का सेम इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज कि इसके अंदर केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनिलेयर्ड, इट इज अ यूनिलेयर्ड प्रोसेस। यूनिलेयर्ड प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जाकर के अटैच होंगे तो फर्स्ट लेयर बनेगी। एक बार अगर फर्स्ट लेयर बन गई सरफेस के ऊपर, एक बार पार्टिकल्स अटैच हो गए, तो अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर कोई दूसरी लेयर केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं कर सकती। फिजिकल एड्सॉर्प्शन कर सकती है लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं करेंगी। सरफेस के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल्स की एक लेयर बनी, यानी कि एड्सॉर्प्शन हुआ, केमिकल एड्सॉर्प्शन हुआ, तो अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर कोई दूसरी सेकंड लेयर एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगी केमिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू। यानी कि ये कैसा है, सिंगल लेयर्ड या यूनिलेयर्ड फिनोमिना है। तो बेसिकली हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों को यहाँ पर देख लिया है। अब दोनों के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बहुत ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एग्जाम्पल है चौक एंड बोर्ड, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एग्जाम्पल है पेन एंड पेपर। देखिए, जब आप बोर्ड पर लिखते हैं तो जो बोर्ड की सरफेस होती है उस पर जो चौक पार्टिकल्स होते हैं वो वीकली अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं, इट इज रिमूवेबल। जबकि हम अपने बॉल पेन से जब पेपर पर लिखते हैं तो एक बार अगर हमारी इंक उस पेपर पर छप गई तो फिर हम उसको रिमूव नहीं कर पाते। इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ, पेपर और इंक के बीच में केमिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है, यानी पेपर और इंक के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। जबकि बोर्ड और चौक के केस में चौक के पार्टिकल्स बोर्ड पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू अटैच्ड होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि उनमें वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बना होता है जिनको आसानी से डी अटैच किया जा सकता है। तो बेसिकली हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन हमने यहाँ पे कवर किया। मेनली जो आपके बोर्ड एग्जाम से उनमें इन दोनों से डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।